तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें डीमन एवेन्यू में एक डीमन को दिखाया जाता है और वहीं पे कुछ शेडो वॉरियर्स आ जाते हैं और उस डीमन को देखकर कहते हैं कि क्या तुम ही वो टाइगर डीमन हो। उन लोगों को देखकर वो टाइगर डीमन कहता है कि अरे वाह, हेवन से कुछ लोग आए हैं। तो वो शेडो वॉरियर्स उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, उसके बदले में हम तुम्हें 1 साल तक पेट भर के खाना देंगे, जिसके बदले में तुम्हें बस एक लड़की को तलाश करना है। वो एक ड्रैगन गर्ल है और हमें वो जिंदा चाहिए। ये सुनकर वो टाइगर डीमन कहता है कि क्या जिंदा चाहिए? आज तक कोई भी टाइगर डीमन से बचकर नहीं गया। जो भी मेरे सामने आता है वो मारा जाता है। ये कहकर वो उन लोगों पर भी हमला कर देता है और उन्हें भी मार देता है। जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा, तो गॉड्स को वो ड्रैगन गर्ल चाहिए, चलो देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या है। जिसके बाद अगले सीन में हमें डीमन एवेन्यू में ही एक जंगल के अंदर बायलिन और सैंडी और पिग को दिखाया जाता है। वो लोग एक जगह बैठे हुए होते हैं और दूसरी तरफ ओजी उन लोगों के लिए खाना बना रही होती है। इतने में सैंडी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्योंकि मास्टर अंडरवर्ल्ड में जिंदा गया है तो इसका मतलब है कि हम उसे वापस जिंदा ला सकते हैं। हमारे पास एक उम्मीद बाकी है। ये कहकर सैंडी फौरन से मास्टर को बचाने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ पिग कहता है कि लगता है कि मुझे भी जाना होगा, क्योंकि सैंडी को मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ये कहकर वो जाने लगता है, मगर बायलिन कहता है कि तुम गलत रास्ते जा रहे हो। तो पिग कहता है कि अरे मैं भूल गया था। ये कहकर वो फिर से सैंडी के पीछे चला जाता है और जाते जाते ओजी उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना। जिसके बाद बायलिन कहता है कि पता नहीं ये लोग मास्टर को कितने टाइम तक वापस लेकर आएंगे। तो ओजी उससे कहती है कि ये लोग वापस नहीं आएंगे, ये लोग हमेशा के लिए अब चले गए हैं। ये सुनकर बायलिन को एक झटका सा लगता है। तो ओजी उसे बताती है कि असल में ये लोग हमारे साथ इसलिए थे क्योंकि मास्टर जेंग ने इन्हें हमारे साथ जोड़ के रखा हुआ था। अब मास्टर जेंग नहीं है तो इनका अब हमारे साथ रुकने का कोई फायदा नहीं, और मैं इन्हें ब्लेम नहीं करना चाहती क्योंकि इनकी अपनी लाइफ है और ये इसे अपने तरीके से जीना चाहते हैं, तो मैं इन्हें फोर्स नहीं कर सकती। तो बायलिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर ओजी भी खुश हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम दोबारा से पिग को देखते हैं। वो वहाँ से काफी दूर निकल आता है और वो अपने आप ही खुद से बातें करते हुए कहता है कि पिग, ये तुमने क्या कर दिया? तुम अपने ही साथियों को छोड़कर भाग कर आ गए। मास्टर जेंग को इसके बारे में पता चलता तो वो क्या कहते? उन्हें तो तुम पर शर्म आती। मगर वहीं दूसरी तरफ वो कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मैं क्या करूं? मैं मास्टर की वजह से इनके साथ था, मगर मास्टर तो अब रहे ही नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मुझे इन लोगों को किस तरह लीड करना है। मैं इन लोगों का बोझ अपने कंधे पर नहीं उठा सकता। मगर फिर वो दूसरी तरफ जाकर कहता है कि तुम उन्हें डीमन एवेन्यू में अकेला छोड़कर जा रहे हो, जबकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्या वो लोग आगे का सफर खुद तय कर पाएंगे? तो फिर वो फिर से दूसरी तरफ जाता है और कहता है कि बायलिन अब बच्चा नहीं है, वो अपने आप को संभाल सकता है। इसी तरह वो खुद को दिलासा देते देते आगे चला जाता है और काफी दूर निकल आता है। जिसके बाद उसका गला खुश्क हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। इतने में आगे कुछ लोग एक गाड़ी लेकर आ रहे होते हैं और उनके पास कुछ खाने की चीजें भी होती हैं और वो लोग पिग को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और चोरी छुपे दबे पांव वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और पिग भी उन्हें नजरअंदाज करके वहाँ से जा ही रहा होता है कि इतने में अचानक उसे किसी चीज की खुशबू आती है। तो वो कहता है कि तुम लोग रुक जाओ। ये सुनकर वो लोग वहीं पे ही रुक जाते हैं और पिग जैसे ही उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है तो वो लोग पिग पर टूट पड़ते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। और वो छोटी लड़की एक साइड पे जाकर छुप जाती है और वो देखती है कि पिग किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो तो हमारे ही अटैक से बचने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो अपने ही साथियों से कहती है कि सब लोग रुक जाओ। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पिग उनके साथ बैठा हुआ होता है और वो लोग पिग को पानी की एक बोतल देते हैं जिससे वो पेट भरकर पानी पीता है। और फिर उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो डीमन एवेन्यू है। तो वो लड़की जिसका नाम जान मियाओ होता है वो उसे बताती है कि असल में हम लोग यहाँ पे पास में ही एक गांव में रहते हैं। ये सुनकर पिग हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ डीमन एवेन्यू के पास में रहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो वो कहती है कि नहीं, हमें डर नहीं लगता क्योंकि हमारे पास कुछ गार्डियन डीमंस भी हैं जो कि हमें दूसरे डीमंस से बचाते हैं। मगर हाल ही में उन डीमंस को पता नहीं क्या हुआ है, वो बहुत ही अजीब से बिहेव करने लगे हैं और हमारे पास अब गार्ड करने वाला कोई भी नहीं है। क्या तुम हमें गार्ड करना चाहोगे? ये सुनकर पिग कहता है कि अरे नहीं, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम लोग मुझसे अच्छा कोई वॉरियर देख लो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो लोग उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा आगे का सफर अच्छा गुजरे।
ये कहने के बाद पिग वहाँ से जा ही रहा होता है कि वो लड़की उसके पीछे से एक पानी की बोतल थ्रो करती है, जिसे पिग पकड़ लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इतने में अचानक हम देखते हैं कि कुछ माउंटेन डीमंस उन इंसानों पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और पिग को उनकी आवाज सुनाई देती है, मगर वो उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि अगर एक मर्तबा मैंने इनकी मदद कर दी तो ये लोग हमेशा मुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। वो उनकी मदद करने को तैयार नहीं होता और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन डीमंस ने उन लोगों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर दी होती है और वो यान म्याओ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक बंदा एक डीमन के पैरों से लिपट जाता है और यान म्याओ को भागने के लिए कहता है, मगर वो डीमन उसे बुरी तरीके से मारता है और फिर यान म्याओ पे जैसे ही हमला करता है तो वो जोर से चिल्लाती है और पिग उसकी मदद करने के लिए फौरन से वहां पे पहुंचकर उन डीमंस पर हमला कर देता है और उन्हें उठाकर वहां से दूर फेंक देता है और कहता है कि मैं पूरी दुनिया को इग्नोर कर सकता हूं, मगर किसी खूबसूरत लड़की पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो डीमंस जैसे ही उस पर दोबारा हमला करने के लिए आते हैं तो पिग एक ही वार के साथ उन्हें उठाकर फिर से पीछे फेंक देता है, जिस पर वो डीमंस डरकर वहां से भाग जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो इंसान वापस अपने टाउन में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि उनके टाउन गेट पर बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे और यान म्याओ सबसे पहले वहां पर आकर पहुंचती है और उन लोगों से कहती है कि हम सब वापस आ गए हैं। तो वो लोग कहते हैं, हमें पता चला कि तुम लोगों पर डीमंस ने हमला किया था। तो यान म्याओ बताती है कि हाँ, हम लोगों पर डीमंस ने हमला किया था, मगर हमारी किस्मत अच्छी है क्योंकि एक डीमन ने हमारी मदद की और उन बाकी डीमंस को हरा दिया। जिसके बाद वहाँ मौजूद लोग पिग की तरफ देखते हैं तो वो डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो डीमन है। तो यान म्याओ उन्हें बताती है कि इसी डीमन ने तो हमारी जान बचाई है। इतने में हम लोग देखते हैं कि उनके टाउन का मेयर बाहर आ जाता है और वो सीधा यान म्याओ के पास आता है और कहता है कि तुम्हें सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैंने सुना था कि तुम लोगों पर डीमंस ने हमला किया है, क्या इसी डीमन ने तुम्हारी जान बचाई है? तो वो कहती है कि हाँ। जिस पर वो मेयर कहता है कि अब तो ये बंदा हमारा सेवियर बन चुका है, इसलिए तुम्हें अब इसका पूरा ख्याल रखना होगा, इसे हर तरह से तुम्हें खुश रखना होगा, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो लोग उसे अपने टाउन के अंदर ले आते हैं जहाँ पिग देखता है कि उन लोगों के टाउन के अंदर तो खाने पीने की काफी चीजें मौजूद हैं। जिस पर वो कहता है कि यहाँ के इंसानों ने तो काफी अनाज जमा किया हुआ है, लगता है कि तुम्हारी यहाँ जिंदगी अच्छी गुजर रही होगी। मगर वो लड़की कहती है कि असल में हम लोग यहाँ माउंटेन के पास ही अपनी खेती बाड़ी करते हैं और बहुत सारे काफले इसी जगह से होकर गुजरते हैं, तो वो लोग हमसे ये सारा सामान खरीद लेते हैं, जिससे हमारा काम और भी अच्छा हो जाता है। इतने में हम लोग देखते हैं कि पिग के सामने एक छोटी बच्ची आती है जो कि उसे देखते ही उसके गाल पकड़कर खींचना शुरू कर देती है और फिर उसके ऊपर चढ़कर उसकी नाक को खींचने लगती है। जिस पर यान म्याओ कहती है कि ये मेरी बेटी है बोबो। जिसके बाद वो उसे पिग के कंधों से नीचे उतार देती है और दूसरी तरफ अपने टाउन का गेट बंद कर देते हैं। जिसके बाद पिग देखता है कि जैसे ही दरवाजा बंद होता है अचानक से सब लोगों का रिएक्शन बिल्कुल चेंज सा हो जाता है। पहले वो सब लोग जो कि पिग को देखकर डर रहे थे, अब वो पिग को इस तरह देख रहे थे कि जैसे वो पिग को कच्चा चबा जाएंगे। और फिर यान म्याओ उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाती है तो पिग कहता है कि यहाँ जरूर कोई खिचड़ी पक रही है, चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो लोग उसे उसके घर तक छोड़ आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात होती है और पिग सो रहा होता है। इतने में अचानक कुछ लोग चोरी छुपे उसके घर के बिल्कुल पास आने लगते हैं, जिस पर पिग की आंख खुल जाती है और उसे पता चल जाता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। तो वो अपना वेपन लेकर दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ वो लोग जैसे ही दरवाजे के बिल्कुल पास आते हैं तो पिग दरवाजा खोलकर उन पे हमला करने के लिए जाता है, मगर अचानक रुक जाता है क्योंकि वो देखता है कि सामने तो यान म्याओ खड़ी है और टाउन के बहुत सारे लोग भी हैं। उन लोगों को वहाँ पे देखकर पिग भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम सब लोग इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए थे, तुमने हमारे साथ रहने का फैसला किया है, इसीलिए हम तुम्हारे लिए ये छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं। और यान म्याओ उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सुबह होती है और पिग बाहर आता है और वो यान म्याओ को वहाँ पे ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यान म्याओ मेयर के साथ होती है और मेयर यान म्याओ से कह रहा होता है कि पिग को अब तुमने ही हैंडल करना है, ये किसी भी हाल में यहाँ से नहीं जाना चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें उससे शादी करनी पड़े तो भी तुम कर लेना। और फिर पिग जब उसे मेयर के साथ देखता है तो वो उसकी तरफ जाने लगता है और ये देखकर मेयर फौरन से वहाँ से नीचे उतरकर दूर चला जाता है। जिसके बाद पिग यान म्याओ से कहता है कि तो तुम यहाँ हो, मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तो वो कहती है कि बोबो भी तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, वो तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी। और वो उसे बताती है कि
हमारा जो पहला सेवियर था वो हमेशा बोबो के साथ खेला करता था, मगर पता नहीं आजकल उसे क्या हुआ है। वो हमें बचाने के बजाय हम लोगों पर ही हमला करने लगता है। ये कहने के बाद वो अचानक उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है तो पिग के दिल की घंटी बजने लगती है, जिस पर उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते यान म्याऊ उसके गले में एक फूलों का हार डाल देती है। और इतने में अचानक उन्हें कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो लोग फौरन से टाउन के गेट की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। और वो लोग देखते हैं कि बाहर एक रैबिट डीमन खड़ा होता है। ये रैबिट डीमन असल में इन लोगों का गार्डियन था, मगर वो लोग उसे अब अपने टाउन में नहीं आने दे रहे थे। और वो लोग उससे कहते हैं कि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास एक नया डीमन गार्डियन आ चुका है, इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहकर वो उसकी तरफ बहुत सारी गाजरें थ्रो करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये गाजरें ही चाहिए ना, ये लो और इन्हें उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। तो वो रैबिट वहाँ से जाते जाते पिग से कहता है कि मेरी बात एक अच्छे से याद रखना, ये लोग धोखेबाज हैं, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं अब इनके किसी काम का नहीं रहा, इसलिए ये लोग अब मुझे निकाल रहे हैं। ऐसा कल को तुम्हारे साथ भी होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रात का वक्त है और पिग अपने कमरे में सो रहा है। इतने में अचानक उसे नींद में मास्टर जेंग दिखाई देता है, जिससे डरकर वो भाग रहा होता है और कहता है कि प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं उन लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मगर वो इसी तरह भागते भागते एक पहाड़ के किनारे पे आ पहुंचता है, जहां मास्टर जेंग उसके बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम जानते भी हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है और तुम चाहते हो कि मैं इस पर तुम्हें माफ कर दूं। ये कहने के बाद अचानक पिग उस पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है, जिस पर वो हैरान होकर अपनी तरफ देखता है और कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो अपना बोरिया बिस्तरा समेटने लगता है और कहता है कि मुझे इस रात के अंधेरे में यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो उस फूलों के हार को वहीं पे ही रखकर वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से निकलकर सीधा जंगल में आ पहुँचता है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे वो रैबिट डीमन उदास बैठा हुआ है। तो वो पिग उसके पास चला जाता है और उससे कहता है कि तो तुम यहाँ पे बैठे हो। तो वो रैबिट पिग को देखकर कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो पिग उससे कहता है कि मैं उन लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए तुम अब टाउन जा सकते हो। वहाँ पे वो लोग तुम्हें खाना देंगे, इसलिए तुम्हें अपनी ड्यूटी दोबारा करनी होगी। ये कहकर पिग वहाँ से चला जाता है और जाते जाते थोड़ी दूर आगे जाता है और फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है और वो कहता है कि ये रैबिट डीमन भूखा क्यों था, जबकि वहाँ पे तो बहुत सारी गाजरें पड़ी हुई थी। ये बात सोचकर ही उसे झटका सा लगता है और उसे याद आता है कि ये तो एक इविल डीमन था। ये कहकर वो फौरन से टाउन की तरफ भागना शुरू कर देता है और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि वो रैबिट डीमन वहाँ पे बहुत सारे इंसानों को मारने की कोशिश कर रहा है और उसने वहाँ सब कुछ बर्बाद करके रखा हुआ था। वहीं पे ही हम लोग यान म्याऊ को देखते हैं, जो कि जख्मी हालत में पड़ी होती है और पिग के सामने वो रैबिट डीमन बोबो को सीधा निगल कर अपने मुंह में डाल लेता है। ये देखकर सब लोगों को एक जोरदार झटका सा लगता है, जिसके बाद पिग उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें ये करने के लिए नहीं कहा था। तो वो पिग से कहता है कि तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम ये टाउन छोड़कर जा रहे हो, तो अब मैं इस टाउन में आ सकता हूँ। ये बात सुनकर यान म्याऊ को जोरदार झटका लगता है और उसे लगा कि शायद ये सब कुछ पिग ने जानबूझकर करवाया है। जिसके बाद पिग की उस रैबिट डीमन के साथ फाइट शुरू हो जाती है, मगर अचानक वो रैबिट पिग पर भारी पड़ने लगता है और उसे उठाकर बहुत दूर एक घर में दे मारता है और हंसते हुए कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो फिर आ जाओ। और हम देखते हैं कि पिग जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो वो अपने पावरफुल फॉर्म में आ चुका होता है। जिसके बाद उन दोनों डीमंस के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें पिग उसकी जमकर धुलाई करना शुरू कर देता है। मगर वो रैबिट उससे कहता है कि तुम अब भी मुझसे बहुत ज्यादा वीक हो। मगर ये कहकर वो अपना एक नाखून उसके बॉडी के अंदर घुसा देता है। मगर पिग हार मानने वाला नहीं था, वो बोबो का बदला लेना चाहता था। उसका हाथ अपनी बॉडी से निकालकर उसकी जमकर धुलाई करता है, जिससे वो रैबिट भी बिल्कुल बेहाल हो जाता है। और फिर पिग यान म्याऊ के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो यान म्याऊ उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से बोबो की जान चली गई, मैंने तुम पे पूरा भरोसा किया था। ये कहने के बाद वो उसके हाथ पे एक कर्स मार्क देती है और उससे कहती है कि तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, तुम हमेशा तड़प तड़प कर अपनी जिंदगी गुजारोगे। ये कहने के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है।
जिसके बाद उस टाउन के लोग उसे पत्थर मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने ये जानबूझकर किया है, तुम्हें मालूम था कि यहाँ पे हमें बचाने वाला कोई नहीं, इसीलिए तुमने जानबूझकर उसे यहाँ पे भेजा। वो लोग उसे पत्थर मार मार के वहाँ से भगा देते हैं और पे कह रहा होता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं कभी भी किसी को भी नहीं मारना चाहता था, खास तौर पर बोबो को तो बिल्कुल भी नहीं। इतने में अचानक उसका पैर किसी चीज से अटकता है और वो वहीं गिर जाता है। जिसके बाद वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ पे एक कर्स मार्क बना हुआ होता है जो कि यान म्याओ ने उसे दिया था। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग बायलिन को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और वो नींद में कुछ डरावना ख्वाब देख रहा था और हम देखते हैं कि वो अपने ख्वाब में देखता है कि वो ओजी को लेकर भाग रहा होता है और इतने में हेवन जनरल युआन पर पीछे से एरो अटैक करता है। इतने में अचानक शाओयू बीच में आकर उस एरो को रोकता है, मगर उससे वो खुद ही इंजर्ड हो जाता है और उससे कहता है कि बायलिन तुम्हें हर हाल में ओजी को बचाना है। जिसके बाद वो अपनी ड्रैगन सोल उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और दूसरी तरफ उसे याद आता है कि मास्टर जेंग ने भी उसे कहा था कि उसके जाने के बाद वही ओजी को प्रोटेक्ट करेगा। और इतने में अचानक वो देखता है कि वो जंगल में है और ओजी कहीं भी नजर नहीं आ रही। उसे लगा कि शायद उसने ओजी को खो दिया है, वो उसे नहीं बचा पाया, मगर फिर अचानक वहाँ पे उसे कुछ फ्लाइंग डीमंस नजर आते हैं जो कि तेजी से उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तो बायलिन उन लोगों से बदला लेने के लिए अपनी डार्क सोल पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मुझे हर हाल में ज्यादा ताकतवर बनना होगा। मगर हम देखते हैं कि वो नींद में भी अपने हाथों से अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है और ओजी उसे होश में लाने की कोशिश करती है। तो बायलिन जैसे उसकी तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हें मुझसे चोट लग जाएगी। मगर ओजी उससे कहती है कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम भी बिल्कुल ठीक हो। वो उसके पास आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। इतने में हम लोग देखते हैं कि वो टाइगर डीमन वहाँ पे आ पहुँचता है और उनसे कहता है कि अच्छा तो तुम लोग मिल ही गए, तो वो दोनों तुम ही हो जिन्हें हेवन गॉड्स ढूंढ रहे हैं। तो ओजी उसे देखकर कहती है कि हेवन गॉड्स नहीं, हम लोग वो लोग नहीं हैं जिन्हें वो ढूंढ रहे होंगे। मगर वो टाइगर डीमन कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम लोगों में इतना क्या खास है कि हेवन गॉड्स को तुम्हारी जरूरत पड़ गई। मगर उसे बचाने के लिए बायलिन उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो टाइगर डीमन कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। ये कहकर वो तेजी से उसकी तरफ आकर उसे एक जबरदस्त पंच मारकर उठाकर दूर फेंक देता है और फिर वो ओजी की तरफ हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि तुम्हें खाने में तो सच में बहुत मजा आएगा। पर ओजी कहती है कि मैं खाने के लिए नहीं हूँ और मैं तुम्हें बता दूं मेरी पावर का तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। ये सुनने के बाद वो टाइगर डीमन जैसे उसे मारने की कोशिश करता है तो वहाँ पे बायलिन आकर उसका हाथ रोक देता है और उस पर अपने पंजों से हमला करने की कोशिश करके उसे वापस पीछे धकेल देता है। जिस पर वो टाइगर डीमन कहता है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, क्यों ना हम दोनों इस लड़की को आधा आधा बांट लेते हैं, इस तरह मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। पर बायलिन पीछे मुड़कर ओजी की तरफ देखता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें उसे खाने नहीं दूंगा और मैं किसी को भी नहीं खाता, अगर तुमने उसकी तरफ एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर टाइगर डीमन कहता है कि अच्छा तो फिर अब तुम दोनों मरने वाले हो। ये कहकर वो बायलिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और फिर ऊपर जाकर सीधा उसके ऊपर से आगे हमला करता है, जिस पर बायलिन को उससे लड़ने में दिक्कत आने लगती है क्योंकि उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी और वो बायलिन को बुरे तरीके से मार रहा होता है। मगर बायलिन भी किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं था। वो ओजी को हर हाल में बचाना चाहता था क्योंकि उसने मास्टर से और लॉर्ड शू से भी उसने वादा किया था, इसलिए वो जल्द से जल्द ओजी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इतने में हम लोग वहाँ पे देखते हैं बहुत सारी स्पिरिचुअल रूट्स आकर उस टाइगर डीमन को पकड़ लेती हैं और वहीं पे हमें एक लैंड गॉड को भी दिखाया जाता है जो कि बायलिन की मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाता है। उसे देखकर बायलिन बहुत खुश होता है और फिर बायलिन उसकी बॉडी के अंदर एक छोटी लड़की किंग पेंग की सोल को देखता है, जिस पर उसे याद आता है कि ये वही लड़की थी जिसने बायलिन को खाने के लिए कोई चीज दी थी। और उसके बाद से उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वहाँ पे वही टाइगर डीमन उस पे हमला करने के लिए जब आया था तो बायलिन ने ही व्हाइट वुल्फ के रूप में उसकी मदद की थी और उस टाइगर डीमन को वहाँ से मारकर भगा दिया था। जिसके बाद हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और वो टाइगर डीमन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की। ये कहने के बाद वो बहुत ही जोर से जाकर उस लैंड गॉड के ऊपर हिट करता है, जिससे वो उसे काफी चोट पहुंचाता है और फिर उसके सिर के ऊपर खड़ा होकर उसको तोड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर तो बायलिन को भी झटका सा लगता है क्योंकि उस लैंड गॉड के टूटते ही उस छोटी लड़की किंग पेंग की सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस पर बायलिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी वुल्फ पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और बहुत ही तेजी के साथ
एक वोल्फ अटैक करके उस टाइगर डीमन को बुरे तरीके से घायल कर देता है। वायलिन के पंजों की वजह से टाइगर डीमन इतना ज्यादा हर्ट होता है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता और फिर वायलिन तेजी से उसकी तरफ आकर उस पर एक के बाद एक पंजों से अटैक करना शुरू कर देता है, जिस पर वो टाइगर डीमन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। मगर अब वायलिन की स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिससे लड़ने में अब उस टाइगर डीमन को भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो कहता है कि अभी तो मैं जख्मी हूँ और मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो वहाँ से फौरन से भाग जाता है और दूसरी तरफ हम लोग उस टाइगर डीमन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और बुरी हालत में वहीं पे ही गिर जाता है। जिसके बाद अचानक से जमीन से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे देखो तो सही, यहाँ तो कुछ खाने के लिए है। वो जैसे ही उसे खाने के लिए जाती है तो वो टाइगर डीमन होश में आ जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि उस टाइगर डीमन ने वहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था और वो उन्हें खा रहा होता है ताकि वो अपनी डार्क पावर को और भी तेजी के साथ इंक्रीज करके अपने आप को रिकवर कर ले। और जैसे ही वो खुद को रिकवर कर लेता है तो वो दोबारा से वायलिन की तरफ जाता है और दूसरी तरफ वायलिन ओजी से कहता है कि लगता है कि वो फिर से आ रहा है, मैं उसे स्मेल कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे एक माउंटेन डीमन उसके सामने आता है तो वायलिन उसे एक ही पंजे के साथ वहीं पे ही ढेर कर देता है और अपनी स्मेल पावर से वो पता लगा लेता है कि वो टाइगर डीमन कहाँ है। तो वो टाइगर डीमन वहाँ से भाग जाता है और पीछे से आकर वायलिन पर जबरदस्त अटैक करके उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। मगर इतने में वायलिन फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से उस पर हमला करने के लिए आता है और उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। और इस फाइट में वायलिन उस पर भारी पड़ने लगता है क्योंकि उसकी डार्क पावर अब पहले के मुकाबले में और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है और वायलिन उसे मार मार कर उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कर देता है कि वो टाइगर डीमन अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हो पाता। जिसके बाद वायलिन उसे गले से पकड़कर मारने ही वाला होता है कि इतने में ओजी उससे कहती है कि वायलिन ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी डार्क पावर तुम पर कंट्रोल कर लेगी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। मगर वो टाइगर डीमन कहता है कि चलो रुके क्यों हो, चलो मुझे मारो। जंगल का यही कानून है कि ताकतवर ही हमेशा कमजोर को मारता है। तुम मुझे मारोगे और मुझे अगर खाओगे तो तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर दूसरी तरफ ओजी ऐसा करने से मना करती है, जिस पर वायलिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। और इतने में अचानक उसे फिर से फ्लैशबैक आने लगते हैं जिसमें लॉर्ड शुओ ने उसे ओजी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था और मास्टर जेंग ने भी उससे वादा लिया था। इतने में हम देखते हैं कि वायलिन की बॉडी में अचानक से दो अलग अलग पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उसकी दोनों आंखों में उन दोनों ही पावर्स को दिखाया जाता है। वो अपनी बॉडी से हाफ डीमन और हाफ ड्रैगन को रिलीज कर देता है। ये देखकर वो टाइगर डीमन भी हैरान रह जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। वायलिन पूरी तरह से उन दोनों ही पावर्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिस पर ओजी भी बहुत खुश होती है। और दूसरी तरफ वो टाइगर डीमन वो उससे कहता है कि चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम कभी भी अकेले उसे बचा नहीं सकते। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ओजी कहती है कि ये मरने वाला है, हमें इसे बचाना होगा। तो वायलिन कहता है कि क्या तुम इसे बचाना चाहती हो? ये तो तुम्हें मारना चाहता था। अगर ये फिर से होश में आ गया तो ये फिर से तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। मगर ओजी कहती है कि नहीं, मैंने फील किया है, ये इतना बुरा नहीं है। वो अपना हाथ काटकर अपना ब्लड उसके मुंह में डालती है, जिससे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी फिर से रिकवर होना शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते वो टाइगर डीमन जैसे ही होश में आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। ओजी ने उसे चारों तरफ से रस्सियों से कसकर बांधा हुआ था और वो रस्सी उसके हाथ में होती है, जिसकी वजह से उसकी डार्क पावर सप्रेस होकर रह जाती हैं। और वायलिन उससे कहता है कि हमने तुम्हें बचाया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ओजी पर हमला करने की कोशिश करो। अगर तुमने ऐसा करने की गलती भी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहने के बाद वो लोग अपने सफर के लिए आगे निकल जाते हैं और इसी तरह चलते चलते वो एक टाउन के पास आ पहुंचते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।